Asus टफ गेमिंग सीरीज तो आपको पता ही है भाई, नाम में गेमिंग है। और गेमिंग लैपटॉप में सबसे बड़ा की कंपोनेंट क्या होता है भाई? ग्राफिक्स कार्ड। इस Asus टफ गेमिंग लैपटॉप में ग्राफिक्स कार्ड ही नहीं है। मेरे को जब शुरू में पता लगा, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, बिना ग्राफिक्स कार्ड के काहे का गेमिंग लैपटॉप, क्या परफॉर्मेंस क्या कुछ। लेकिन जब मैंने इसकी परफॉर्मेंस देखी, क्या एफिशिएंसी, क्या परफॉर्मेंस। डेडिकेटेड जीपीयू वाले लैपटॉप्स को पछाड़ रखा है भाई साहब परफॉर्मेंस में। तो डब्बा खोलते हैं और दिखाता हूं आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब मारो मारो मारो। अरे तभी तो डब्बा खुलेगा, मारो यार। तो भाई ये रहा कुछ ऐसा बॉक्स, यहाँ पे लिखा है टफ गेमिंग A14, यानी कि छोटा लैपटॉप है, 14 इंचेस का है। और डब्बा खोलते ही सफेद चादर में आ जाएगा लैपटॉप और थोड़ी बहुत नीचे कागज पुस्तक, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा तुम्हें। एक पावर कॉर्ड और एक 200 वॉट का छोटा सा चार्जर। एंड भाई ये आ गया हमारा लैपटॉप। ओहो हो, क्या बात है भाई, एकदम छोटा सा और हल्का भी है। एंड यस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, दिस वीडियो इज मेड इन कोलैबोरेशन विद Asus। और अगर आप डिजाइन देखोगे ना, टॉप लिड यहाँ पे हमारे को मेटल की मिलती है, एंड जो इसका बॉटम पार्ट भी है वो भी मेटल का ही है। इंटीरियर जो है वो हमारे को पॉलीकार्बोनेट मिलता है। एंड ये जो हमारे पास कलर है, दिस इज येगर ग्रे। और टॉप लिड पे कोई भी अगर हाथ वगैरह लगाते ना तो इजीली कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह नहीं आते। एंड भाई लैपटॉप मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H सर्टिफाइड है, तो यानी कि थोड़ा बहुत झटका वटका आ जाए, गिर जाए, कुछ भी है, दुख हुआ, फिर से हुआ, पर लैपटॉप को कोई दुख नहीं होगा। सो बेसिकली इसके अंदर होता है कि ड्रॉप, वाइब्रेशन, ह्यूमिडिटी या एक्सट्रीम टेम्परेचर्स वगैरह भी क्यों ना हो, लैपटॉप सर्वाइव कर जाएगा। एंड बॉटम में रबर पैड्स मिल जाएंगे, जिससे एयर फ्लो बेटर होगा हमारा, इनटेक के वेंट्स वगैरह मिल जाएंगे। एंड जो लैपटॉप के एजेस अगर आप देखोगे ना स्क्रीन साइड से या फिर ये कॉर्नर्स हो गए, तो इतने शार्प नहीं है। और लैपटॉप की थिकनेस 16.9 mm के आसपास है। वैसे प्रीवियस जनरेशन का टफ A14 था ना, उसकी भी इतनी ही थिकनेस थी। मेरे हिसाब से ये कम करी जा सकती थी बिकॉज ऑफ द एफिशिएंसी। लेकिन इसी के साथ साथ थर्मल मैनेजमेंट वगैरह भी आता है, आगे दिखाता हूं आपको परफॉर्मेंस वगैरह। और लैपटॉप का वेट 1.4 kg के आसपास इसका वेट है, जो थिन एंड लाइट लैपटॉप्स हमारे होते हैं। और अगर आप इसका चार्जर भी इंक्लूड करते हो तो 1.9 या 2 kg के आसपास तक की वेट होता है। तो इतना कुछ हैवी नहीं है। अगर आप ट्रैवल ज्यादा करते हो और आपको एक छोटा हल्का लैपटॉप चाहिए विद परफॉर्मेंस, तो ये उन्हीं लोगों को टारगेट करता है। बाकी वीडियो के एंड तक आपको आइडिया हो भी जाएगा कि किन किन यूजर्स को लैपटॉप टारगेट करता है। और एक हाथ से आराम से लिड ओपन हो जाती है, पीछे 180 डिग्री तक चली जाती है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज गुड। स्क्रीन वॉबल अगर आप देखते हो तो काफी माइनर सा है, और टॉप लिड फ्लेक्स भी ऐसा ज्यादा नहीं है। कीबोर्ड फ्लेक्स भी यहाँ पे हमारे को माइनर सा ही मिलता है। और जो हिंज की क्वालिटी है वो मेरे को अच्छी लगी इसकी। अब जरा तकनीकी बातें करते हैं। इसके अंदर लेटेस्ट AMD Ryzen AI Max Plus 392 प्रोसेसर है, जो CES के टाइम पे अनाउंस हुए थे ना, ZTU में भी हमने कवर करे थे, वही वाले प्रोसेसर के साथ ये लैपटॉप है। और ये 12 कोर्स 24 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। मैक्स बूस्ट क्लॉक 5 GHz। और जो इनका Ryzen AI वाला लाइनअप है ना, मैक्स प्लस बिल्कुल टॉप वाला है, मतलब इससे नीचे आएगा जो आएगा, ये बिल्कुल एकदम फ्लैगशिप वाला प्रोसेसर है इसमें। वैसे इसके अंदर 392 वाला प्रोसेसर है, इसके अंदर एक 395 भी आता है जो 16 कोर 32 थ्रेड्स वाला है। वो आई थिंक इससे भी और महंगे और तगड़े फ्लैगशिप लैपटॉप्स में हमारे को मिले। लेकिन जो iGPU है वो बिल्कुल सेम मिलता है इन दोनों के अंदर। और 32GB LPDDR5X रैम मिल जाएगी विद 8000 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड स्पीड। एंड जो इसका iGPU है, यस डेडिकेटेड GPU नहीं है, AMD Radeon 8060S। और इस GPU का मेमोरी एलोकेट कर सकते हो, जैसे ROG Ally में भी दिखाया था ना कि iGPU मेमोरी एलोकेट कर सकते हो, तो वहां पे हमारे को ऑप्शन मिलता है। और ये AI Max Plus प्रोसेसर यूनिफाइड आर्किटेक्चर पे चलते हैं, मतलब जितनी iGPU को मेमोरी की नीड होगी वो रैम से शेयरिंग करेगा। अभी फ्यूचर में कोई 16GB रैम वाला गेम आता है तो आप इसके आर्मरी ग्रेड में जाकर इसको 16GB एलोकेट कर सकते हो। और तभी इसके अंदर 32GB रैम दी भी गई है कि किसी भी टाइप का आपका टास्क हो, चाहे वो CPU इंटेंसिव है चाहे GPU इंटेंसिव है, उस हिसाब से आपकी मेमोरी एलोकेट हो जाए। वैसे iGPU की तकनीकी बातें बताऊं, 40 कंप्यूट यूनिट्स है इसके अंदर और 2900 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है, और साथ में 40 RT कोर्स भी है, एक iGPU और अप टू 50 टॉप्स का NPU है, यानी कि लैपटॉप कोपायलट प्लस सर्टिफाइड है। लेकिन अगर CPU प्लस GPU प्लस NPU को टोटल करते हैं तो टोटल 122 टॉप्स तक की पावर ये दे सकता है, ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड। दिस इज फॉर AI की परफॉर्मेंस आगे दिखाऊंगा, मजा आ जाएगा देख के। एंड स्टोरेज थैंकफुली 1TB Gen 4 SSD है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो प्रॉपर Gen 4 वाली है। और छुटके से लैपटॉप के अंदर 2 M.2 के स्लॉट्स हैं, तो फ्यूचर में आप चाहो तो अपग्रेड भी कर सकते हो। बस एक चीज मेरे को फील हुई, लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ लॉन्च करे थे, 2026 में लॉन्च करे थे, Gen 5 SSD का स्लॉट एक दे सकते थे अगर फ्यूचर में किसी को अपग्रेड करना हो तो। वैसे तो SSD के रैम प्राइस तो एकदम किडनी टचिंग हो रखे हैं, कौन ही करेगा अपग्रेड, बट स्टिल एक थॉट था मेरा, आप बताना कमेंट करके अपना ओपिनियन भी। और कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 हमारे को मिलता है। Wi-Fi 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मेरे हिसाब से एज पर 2026 लैपटॉप होना चाहिए था। और साथ में MS Office 2024 लाइफ टाइम के लिए एंड Xbox Game Pass प्रीमियम 3 मंथ्स के लिए हमारे को लैपटॉप के साथ मिलता है। डे 1 पे खोलते गेमिंग करने का मन है भाई सब कर ले, और ऑफिस वाले टास्क प्रोडक्टिविटी के साथ साथ वो भी हो जाएंगे। और जैसे कि लैपटॉप कोपायलट प्लस सर्टिफाइड है, तो इसके अंदर हमारे को लाइव कैप्शंस मिल जाते हैं, 21 लैंग्वेजेस का सपोर्ट है। तो अगर आप प्रोफेशनली मीटिंग्स वगैरह ले रहे हो, आप किसी और कंट्री के बंदे से बात कर रहे हो, कोई ऐसी लैंग्वेज है जो आपको नहीं समझ में आती, वहां पे काम आ सकता है। कंटेंट कंजम्पशन में काम आता है। और एक क्लिक टू डू मिल जाता है हमारे को, जिसमें विंडोज बटन को प्रेस करके रखते हो ना, एक डॉट टाइप का आता है, इंस्टेंटली आप एक्शन
प्रोसेस ले सकते हो, लाइक कॉपिंग, समराइजिंग टेक्स्ट, विजुअल सर्च वगैरह। इमेज डायरेक्टली सेव भी कर सकते हो फ्रॉम योर स्क्रीन। और कोपायलट प्लस में और भी चीजें हैं, जैसे बैकग्राउंड ब्लर विद फोटोज, आप ऑब्जेक्ट्स को इरेज वगैरह कर सकते हो फोटोज में से। और रिकॉल फीचर, आपने किसी वेबसाइट पे कोई चीज देखी है और आपको याद नहीं आ रहा क्या था क्या नहीं था, आप थोड़ा सा टाइप करोगे और वो उस हिसाब से रिजल्ट शो कर देगा आपके सिस्टम यूसेज के हिसाब से कि आपने क्या क्या कहां यूज किया था। बेसिकली एक हिस्ट्री टाइप हो गई, बट विजुअल हिस्ट्री हो गई। एंड बाकी पेंट में को क्रिएटर वगैरह तो मिल ही जाता है। अब थोड़ी परफॉर्मेंस एंड बेंचमार्क की बात कर ले। सिनेमैच R23 के आप नंबर देखो, मल्टी कोर 28,000 प्लस, सिंगल कोर 1900 प्लस कोर निकल गया है। फिर मेरा मन हुआ कंपेटिटिव प्रोसेसर का कंपेयर करें, और आप ये ग्राफ देख सकते हो। सबसे पहला सीपीयू जो है वो इसी लैपटॉप का है, इसके ऊपर 395 वाला मॉडल है जो मैंने आपको बताया, जो 16 कोर 32 थ्रेड्स के साथ आता है, वो थोड़ा और बेटर परफॉर्मिंग है। और ये सारे सीपीयूज मैंने वही वाले रखे हैं जिसके साथ हमारे को iGPU वगैरह मिलता है, मतलब एक थिन परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप मिलता है। और आप देख सकते हो ये एप्पल M5 एंड M4 Pro से भी बेटर परफॉर्म कर रहा है, सीपीयू के टर्म से बता रहा हूं। एंड इवन इंटेल कोर अल्ट्रा 9 258V से भी अगर आप कंपेयर करते हो, भाई मल्टी कोर सिंगल कोर ये परफॉर्मेंस जबरदस्त है। फिर सिनेमैच 2024 के स्कोर ये रहे, Geekbench 6 के मल्टी कोर एंड सिंगल कोर के स्कोर्स आप देख सकते हो। तो भाई अगर आपको सीपीयू इंटेंसिव टास्क करने हैं, लाइक म्यूजिक प्रोडक्शन, कोडिंग, जिसमें हाई एंड प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट वगैरह भी हो, मतलब सारे आराम से काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए तो बेस्ट पार्ट 1 TB स्टोरेज है, तो वहां पे स्टोरेज की कमी नहीं पड़ेगी लाइब्रेरी वगैरह के लिए। और इस टाइप का लैपटॉप लोग भाई ट्रैवल करते हुए बहुत यूज करते हैं ना, तो कभी कभी चार्जर नहीं लगाया हुआ, तो बैटरी पे जैसे कंपेयर करते हैं ना, सिनेमैच 2024 हम देख रहे थे, तो हमारा जो प्रोसेसर है वो 80% एफिशिएंसी के आसपास चलता है। बिकॉज प्लग्ड इन पे ना ये टर्बो मोड तक जा सकता है, लेकिन बैटरी पे सिर्फ परफॉर्मेंस मोड तक जाता है। यानी कि परफॉर्मेंस तो देगा, बट पीक परफॉर्मेंस के लिए आपको प्लग इन करना पड़ेगा। लेकिन बैटरी पे भी आप जितने भी टास्क करो, प्रोडक्टिविटी वाले या कैसे भी, हमने चला के देखा फोटोशॉप या वीडियो एडिटिंग वगैरह करके देखी, बैटरी पे बढ़िया करवा रहा था। एंड सिनेमैच R23 भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी स्कोर्स वगैरह देख सकते हो कि भाई बैटरी पे भी 21,000 प्लस एंड सिंगल कोर में भी 1900 प्लस दे रहा है। और Geekbench 6 का भी मल्टी कोर सिंगल कोर आप चेक कर सकते हो। फिर भाई हमने टेस्ट करी AI की परफॉर्मेंस। Geekbench 6 का AI वाला बेंचमार्क आप देखो, जो हमने GPU पर रन किया था, भाई स्कोर्स। फिर जब मैंने कंपेयर किया इसको कंपेटिटिव iGPUs एंड इवन डेडिकेटेड GPUs के साथ, 40-60 के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्मेंस है, 50-50 के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्मेंस है। फिर उसके ऊपर हमारे 50-60 या 70 देखते हैं ना, वो तो ऑब्वियसली बेटर परफॉर्म करेंगे, डेडिकेटेड GPUs है। एंड इवन इंटेल आर्क का भी iGPU काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जैसे इंटेल बोलता है, वो तो इसके अगल बगल में खड़ा भी नहीं हो पा रहा। तो भाई iGPU AI के मामले में जबरदस्त, मतलब आप फोड़ रहा है। और फिर DeepSeek R1 का 8 बिलियन पैरामीटर मॉडल एंड 32 बिलियन पैरामीटर मॉडल यूजिंग LM Studio हमने दोनों चलाया। प्रॉम्प्ट हमारा ये था, स्क्रीन पर आ रहा होगा। एंड 8 बिलियन पैरामीटर मॉडल का आउटपुट हमारा 36 सेकंड्स के आसपास निकल के आ गया था, टोकन इन्फॉर्मेशन ये रही। बट 32 बिलियन पैरामीटर मॉडल में इसने स्ट्रगल किया, 6 मिनट्स 45 सेकंड्स लगे, बट क्रैश नहीं हुआ, आउटपुट हमारा तब भी निकल गया है, टोकन इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हो। अब बेसिकली DeepSeek R1 हमारा हेवीली ट्रेन्ड मॉडल है, उसमें बहुत ज्यादा थिंकिंग होती है। फिर हमने क्वेनकोडर 30 बिलियन पैरामीटर मॉडल रन किया, जिसमें प्रॉम्प्ट हमने सेम रखा था, उसमें रिजल्ट हमारे को 13 सेकंड्स में मिल गया था, टोकन इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हो। तो AI की परफॉर्मेंस मॉडल टू मॉडल अगर आप लोकली रन कर रहे हो अपनी डिवाइस के ऊपर, वेरी कर सकती है। केपेबल डिवाइस है, ऐसा नहीं है कि भाई GPU नहीं है तो इसके अंदर कुछ चलेगा नहीं, हल्की फुल्की होते हुए भी परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी निकाल के दे रही है। और अगर आप डेटा साइंस स्टूडेंट हो तो उसके अंदर हमारे को एक अच्छा CPU प्लस GPU कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, जो ये लैपटॉप आराम से देता है, तो इसके अंदर आपके डेटा साइंस वाले टास्क आराम से हो जाएंगे। बट अगर लार्ज स्केल डीप लर्निंग, ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स और ट्रेनिंग ऑन लार्ज डेटा सेट्स, उसके लिए मैं रेकमेंड करूंगा 50-70 या उससे ऊपर वाला गेमिंग लैपटॉप, जो हैवी मामला हो जाएगा ऑब्वियसली, ये 1.5 किलो और छोटा नहीं होगा। एंड या फिर PC बिल्ड आप करो तो आपको थोड़ा फ्यूचर प्रूफ एंड बेटर परफॉर्मिंग डिवाइस मिलेगा। और अगर आप 3D मॉडलिंग या रेंडरिंग करने वाले हो तो ब्लेंडर बेंचमार्क हमने निकाला, 1398 हमारा स्कोर निकल गया। और ब्लेंडर के अंदर BMW का रेंडर भी निकाला था, 27 सेकंड्स के आसपास लगे। तो अगर इसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं साइड बाय साइड, RTX 5050 लेवल की परफॉर्मेंस है। और अगर गेम डेवलपमेंट वगैरह आपको करनी है तो इस पे बिल्कुल एंट्री लेवल से लेके इंटरमीडिएट लेवल तक हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू द इनपुट्स जो मुझे अपने गेम डेवलपर व्यूअर्स से ही मिलते हैं। बाकी आप बता सकते हो कमेंट करके कुछ भी इनपुट देना इस लैपटॉप से रिगार्डिंग, बिकॉज मैं प्रोफेशनल नहीं हूं, बट स्टिल अच्छे लेवल के काम ये करवा सकता है जिस टाइप की परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। उसके बाद Puget बेंच फॉर फोटोशॉप, जिसके अंदर हमने चार्जिंग एंड बैटरी दोनों पे टेस्ट करके देखा। फोटोशॉप में डिफरेंस आता था, बट बैटरी पे जैसे हम यूज करके देख रहे थे ना, अकॉर्डिंग टू आवर प्रोजेक्ट्स हमारे को कोई इशू नहीं है। प्रीमियर प्रो आप देख सकते हो, ज्यादा नहीं 13% का डिफरेंस है, यानी कि आप बैटरी पे भी यूज कर पाओगे। आफ्टर इफेक्ट्स में हमने चला के देखा, उसमें GPU की काफी ज्यादा नीड होती है, उसके अंदर 50% के आसपास का डिफरेंस आ गया था। हमारे स्टूडियो में एक बंदा आफ्टर इफेक्ट्स रन करता है, तो उसको थोड़ा स्ट्रगल लगा कि हाँ यार प्लग्ड इन पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिल गई, बैटरी पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, बट स्टिल काम चलवा पा रहा था। फिर ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस के लिए 3D मार्क टाइम्स पाई, भाई आप नंबर देखो, ग्राफिक्स स्कोर किस लेवल से पता लग रहा है, भाई iGPU का ग्राफिक्स स्कोर है। Geekbench 6 का OpenCL स्कोर देखो 94,000। वैसे मैं कंपेयर करके देख रहा था Geekbench 6 का OpenCL दूसरे GPU के साथ, 4060 से थोड़ा बेटर है। 4060 के 100 वॉट एंड 140 वॉट के इक्विवेलेंट स्कोर है। RTX 5050 से थोड़ा सा बेटर है। और बाकी iGPUs अगर आप दूसरे उठा के देखो, चाहे वो इंटेल का हो, स्नैपड्रैगन हो या AMD के पिछले वर्जन हो, उनसे तो बहुत ही लेवल फाड़ रहा है भाई ये। बट हाँ, डेडिकेटेड 5060 से अगर कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली वो
वो तो बेटर परफॉर्म करेगा ही। और आई जीपीयू में एप्पल सिलिकॉन की बात नहीं कर रहा, बिकॉज इनका फ्रेमवर्क बिल्कुल डिफरेंट है, वो मेटल फ्रेमवर्क पे काम करता है, तो कंपेयर करवाने का मतलब ही नहीं है, तरीका ही चलने का अलग है। बट अगर फिर भी आपको थोड़ा आइडिया दूं ना, RTX 4060 जो 140 वॉट वाला है, उसके आसपास की परफॉर्मेंस निकाल के देता है इन टर्म्स ऑफ एवरी बेंचमार्क, या RTX 5050 भी मान सकते हो। एंड VR मार्क का बेंचमार्क देख सकते हो 12,500 के आसपास स्कोर है, तो इस लैपटॉप पे इंटरमीडिएट लेवल की आप VR गेमिंग भी कर पाओगे। हेडसेट कनेक्ट करके कैसे होती है ये वाली वीडियो, ये प्रमोशन तो हमेशा करूंगा मैं। और ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए PC मार्क 10 जिसका स्कोर 8000 प्लस, एंड क्रॉस मार्क का बेंचमार्क भी करा, इसके नंबर आप देख सकते हो। ऑब्वियसली डे टू डे टास्क तो करवाई देगा जब इतनी सारी चीजें करवा देता है। एंड मैं स्टेबिलिटी टेस्ट करने के लिए बड़ा एक्साइटेड था, मैंने 100% लोड पे डाला इसको, टर्बो मोड पे था लैपटॉप हमारा भाई। मैक्स 3.9 गीगाहर्ट्ज तक गया, एवरेज 3.4 गीगाहर्ट्ज का था, टेंपरेचर भी 84 एवरेज एंड मैक्सिमम 88 तक गए थे, यानी कोई ऐसा मतलब गर्म नहीं हुआ। और सीपीयू पावर ड्रॉ देखा 103 वॉट तक एक बारी के लिए, बट 85 वॉट का हमारा एवरेज मेंटेन कर गया था। अब ब्रांड का कहना है 95 वॉट तक जा सकता है। फिर मैंने इसको ना मैनुअल मोड पे ना पीक पे कर दिया था, जो हम क्लॉक स्पीड वगैरह बढ़ा देते हैं ना, तो उसमें क्लॉक स्पीड बढ़ गई 4.8 गीगाहर्ट्ज तक गया, एवरेज 3.4 का था। और यहाँ पे टेंपरेचर थोड़े से बढ़ गए थे, 92 डिग्री तक मैक्सिमम गए थे, बट एवरेज 88 का था। यहाँ पे 92 वॉट तक ये एवरेज मेंटेन कर गया था। एक बारी के लिए 115 वॉट तक तो गया, बट एवरेज 92 वॉट का था। और ये टेस्टिंग टू टेस्टिंग वेरी भी कर सकता है, तो ब्रांड जो बोल रहा है 95 वॉट उतना ये जा रहा है। एक GPU वाला लैपटॉप और उसका प्रोसेसर ऐसा है, इतनी वॉटेज ड्रॉप, परफॉर्मेंस देखो आप, मतलब ये नंबर्स बड़े इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यार अगले दिन और डिवाइसेस आएंगी, हैंडहेल्ड्स आएंगे, कुछ आएंगे, इनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट दिखाई देता है, बस रैम SSD के प्राइस नॉर्मल हो जाए तो ये तो होगी परफॉर्मेंस की बातें। अब गेम टेस्ट पे नजर मारते हैं। एक्साइटमेंट बहुत थी, मैंने कहा गेम टेस्ट तो बनते हैं। और हाँ, आर्मरी ग्रेड में बाय डिफॉल्ट 4GB VRAM एलोकेटेड थी, मैंने 8GB VRAM उसको एलोकेट कर दी थी जस्ट टू टेस्ट कि हमारे को बेस्ट परफॉर्मेंस मिले। सबसे पहले वैलोरेंट 1200p हाई सेटिंग्स, 300 एवरेज FPS मिल रहा है, 300, 350, समटाइम्स 400 भी। और ये हमारा CPU इंटेंसिव गेम है, CPU इस लैपटॉप का बढ़िया है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस तो बढ़िया मिलनी थी। बैटरी परसेंटेज मैंने ऑन कर दिया ये देखने के लिए कि कोई बैटरी ड्रॉप वगैरह तो नहीं हो रहा लंबे गेमिंग सेशन में। और हाँ, इसके अंदर 1600p वाली डिस्प्ले है, बट ये जो iGPU है ना, ये 1080p या कह लो 1200p के लिए ऑप्टिमाइज है, तो मैंने फिर उसी रेजोल्यूशन पे टेस्ट किया। उसके बाद CS2 मैंने हाई सेटिंग्स एंड वेरी हाई सेटिंग्स दोनों पे टेस्ट किया था। आप भाई नंबर देख सकते हो, यहाँ पे हाई सेटिंग्स में तो आराम से 150 एवरेज FPS निकाल के दे रहा है। इवन वेरी हाई सेटिंग्स पे भी 100 120 तो नॉर्मली मेंटेन कर ही रहा है। फिर आ गया GTA 5, इसमें वेरी हाई सेटिंग्स पे टेस्ट किया, भाई तगड़े फ्रेम रेट आए 100 120 के आसपास। फिर मैंने कहा मैक्सिमम रे ट्रेसिंग भी लगा देते हैं, उसके अंदर भी ये 45 to 50 एवरेज FPS मेंटेन कर गया। उसके बाद एल्डन रिंग मैक्सिमम सेटिंग्स, रे ट्रेसिंग भी मैक्सिमम पे, एवरेज 50 FPS यहाँ पे हमारे को मिल रहे थे, 45 to 50 के आसपास, जो कि बहुत सही है भाई। देन कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन, यहाँ पे सेटिंग्स एक्सट्रीम रखी थी हमने, एंड एवरेज 80 to 90 FPS मिल रहे थे। बाकी आप चाहो तो ज्यादा FPS निकाल सकते हो, ये एक्सट्रीम सेटिंग्स है, इससे कम भी सेटिंग्स आप चाहो तो कर सकते हो। फिर RDR2 टेस्ट किया, फेवर क्वालिटी यानी कि हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स। FSR था इसके अंदर, तो एक तरफ ऑफ रखा, एक तरफ क्वालिटी पे, वही 1-2 FPS का डिफरेंस मिलता है FSR में, एंड FPS प्लेबल है, मतलब बढ़िया FPS मिल रहा है भाई RDR2 जैसे गेम में। देन वी हैव साइबरपंक अल्ट्रा सेटिंग्स, लेकिन कोई FSR रे ट्रेसिंग नहीं है, तो नॉर्मली 70-75 FPS मिल गए थे। FSR फ्रेम जनरेशन जैसी लगाया तो भैया 150 पार कह रहे हैं, बहुत तगड़े FPS डबल कर देंगे। उसके बाद रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे गया, रॉ परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, जैसे कि 50-50 या 40-60 की परफॉर्मेंस है, जस्ट वैसी। FSR फ्रेम जनरेशन लगाया तो 70-80 फ्रेम रेट पहुंच गए। और हॉगवर्ट्स लेगेसी में अल्ट्रा सेटिंग्स पे रे ट्रेसिंग पे भी अल्ट्रा कर दिया था, 50 एवरेज FPS दे रहा था भाई। और FSR फ्रेम जनरेशन लगाया तो 100-120। मतलब जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था ना, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यार इसमें डेडिकेटेड GPU नहीं है, और iGPU इतना स्ट्रॉन्ग AMD ने बना कैसे दिया। उसके बाद असासिन्स क्रीड शैडोज, एवरेज 30 FPS, अल्ट्रा हाई वेरी हाई सेट किया था, ऑब्वियसली बहुत डिमांडिंग गेम है, तो डेडिकेटेड GPU लैपटॉप पे भी ऐसे ही परफॉर्म करता है। एंड वहीं पे जैसे FSR फ्रेम जनरेशन लगाया तो एवरेज 55-60 FPS मिल गए थे हमारे को। द लास्ट ऑफ अस 2 वेरी हाई पे आराम से 60-70 FPS मेंटेन कर रहा था, और FSR फ्रेम जनरेशन लगा के डबल 100-120 के आसपास। होराइजन फॉरबिडन वेस्ट 55-60 FPS वेरी हाई सेटिंग्स पे, और फ्रेम जनरेशन लगा के 100+, तो मतलब अच्छे FPS है। AAA गेम्स में वेरी हाई सेटिंग में बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। गोस्ट ऑफ सुशीमा ट्राई किया, एवरेज 55-60 FPS मिल रहा था नॉर्मली, और वहीं पे FSR फ्रेम जनरेशन लगाते तो भैया 130-140 FPS जबरदस्त। हेलब्लेड जो कि बहुत डिमांडिंग गेम है, यहाँ पे आप देख सकते हो वेरी हाई सेटिंग्स पे 30-35 FPS मिल रहे हैं, बट FSR लगाते क्वालिटी पे 60 FPS तक चला गया था। फिर स्पाइडरमैन 2 आ गया, वेरी हाई सेटिंग्स पे भाई बढ़िया FPS दे गया 60-70 के आसपास। फ्रेम जनरेशन क्वालिटी पे सेट किया तो 140-150 FPS के आसपास। एंड रे ट्रेसिंग को जैसी वेरी हाई पे करा ना, मेरे को उम्मीद थी नहीं कि रे ट्रेसिंग में इसमें 30-35 FPS निकाल भी देगा, बट स्टिल चल रहा था भाई, मतलब खेलने में इतना कोई दिक्कत आ नहीं रही थी। बट स्टिल आप फ्रेम जनरेशन लगाओ तो 70 FPS तक आप अचीव कर सकते हो। एलन वेक 2 जो अपने आप में बहुत डिमांडिंग गेम है, हाई सेटिंग्स पे 45-50 FPS मेंटेन कर गया, और FSR लगा के क्वालिटी पे 70-75 के आसपास। और वहीं पे जैसे रे ट्रेसिंग अल्ट्रा लगाई तो मुझे पूरी उम्मीद थी। एलन वेक 2 तो डेडिकेटेड GPU वाले लैपटॉप नहीं चलवा पाते, इसकी तो क्या ही बातचीत है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बढ़िया एकदम टटर पटर हो गया है गेम का। एंड ब्लैक मिथ वुकोंग आ गया, सिनेमैटिक सेटिंग्स रखी थी, नॉर्मली नहीं थे प्लेबल FPS 25 के आसपास, बट फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद 50 तक चला गया था। और इसके अंदर भी जैसे हमने रे ट्रेसिंग वेरी हाई पे करी तो यहाँ पे रे ट्रेसिंग की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। वैसे जो इसका नेटिव रेजोल्यूशन था ना 1600p, मैं उस पर भी गेम टेस्ट करके देख रहा था। गोस्ट ऑफ सुशीमा अच्छी परफॉर्मेंस दे गया, आप देख सकते हो नॉर्मली एंड फ्रेम जनरेशन वाली परफॉर्मेंस। फिर मैंने हेलब्लेड भी टेस्ट किया,
जिसमें FSR लगा के अच्छे फ्रेम रेट मिल रहे थे। और साइबरपंक भी मैं टेस्ट करके देख रहा था, फ्रेम जनरेशन लगा के 90+ FPS नॉर्मली भी मतलब प्लेबल था। और रे ट्रेसिंग अल्ट्रा लगाई थी तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, बट हाँ फ्रेम जनरेशन लगा के अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही थी। और ब्लैक मिथ वुकोंग भी मैंने ट्राई करके देखा, इसमें भी मतलब फ्रेम जनरेशन लगा के ठीक ठाक फ्रेम रेट मिल रहे थे विदाउट रे ट्रेसिंग। रे ट्रेसिंग लगा के तो 1200p पे नहीं चल रहा था, तो इस पे तो क्या ही चलता। फिर मैंने कहा चलो बैटरी पे गेम टेस्ट करके देखते हैं। परफॉर्मेंस मोड है जहां पे आप देख सकते हो वॉटेज कम हो चुके हैं, 55 वॉट के आसपास पे लैपटॉप चल रहा है एंड बाय 300 FPS मेंटेन कर गया यहाँ पे वैलोरेंट में। तो लैपटॉप बिना चार्जिंग पे लगा, अगर आपका वैलोरेंट खेलने का मन है तो आप खेल सकते हो। फिर मैंने साइबरपंक टेस्ट किया, इसमें भाई जबरदस्त फ्रेम रेट आ रहे थे और यहाँ पे 70 वॉट तक पावर ड्रॉ होने लग गया था रॉ परफॉर्मेंस में। बट फ्रेम जनरेशन लगा के 50-55 वॉट था, बट FPS 100-120 आ रहे थे। फिर गोस्ट ऑफ सुशीमा ट्राई किया हमने, भाई इसमें भी प्लेबल FPS, बढ़िया जबरदस्त परफॉर्मेंस। हेलब्लेड 2 में भी अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही थी FSR लगा के अगर आप खेलना चाहते हो तो। देन ब्लैक मिथ वुकोंग ट्राई किया, FSR फ्रेम जनरेशन लगा के नॉर्मली खेल के देखा तो 40 FPS के आसपास मिल गए थे, मतलब प्लेबल FPS। और ये सिनेमैटिक सेटिंग है, आप चाहो तो कम भी कर सकते हो। होराइजन फॉरबिडन वेस्ट भी ट्राई किया, यहाँ पे भी FSR फ्रेम जनरेशन लगाया तो एवरेज 50 FPS के आसपास मिल गए, ये भी प्लेबल FPS है। तो ओवरऑल अगर गेमिंग की परफॉर्मेंस को बताऊं, डेडिकेटेड जीपीयू से अगर नेक टू नेक कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं डेडिकेटेड जीपीयू वाले लैपटॉप बढ़िया परफॉर्म करेंगे। बट इन दिस फॉर्म फैक्टर विद दिस पावर एफिशिएंसी, जो पावर ड्रॉ है, गेमिंग लैपटॉप का पावर ड्रॉ बहुत तगड़ा होता है। फिर उसके साथ इतने भारी भारी अडाप्टर भी होते हैं, वो वाली चीज अगर दिमाग में लेके चलो तो ये मशीन काफी गेम चेंजिंग तो है। स्पेसिफिकली जो चिप AMD ने बनाई है मैक्स प्लस, भाई सुना था ऑन पेपर ये कर देंगे वो कर देंगे, तो टेस्ट करके पता लग गया भाई कर तो दिया इन्होंने। और हाँ बैटरी 73 वॉट की बैटरी है पतले दुबले से लैपटॉप के अंदर, जिसको हमने टेस्ट करने के लिए बेस्ट बैटरी एफिशिएंसी विंडोज से सेट कर दिया था। साइलेंट मोड आर्मरी ग्रेड में 60% स्क्रीन ब्राइटनेस, बैकग्राउंड में गाने वाने चल रहे थे, कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ थी और ऑफिस वाला काम, डे टू डे टास्क, ब्राउजिंग और नॉर्मल छोटे मोटे टास्क करते हुए 11 to 12 आवर्स का बैकअप ये देके गया। एक x86 आर्किटेक्चर का लैपटॉप विद दिस मच परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस आप निकालना चाहो तब बेसिक टास्क में लाइक ट्रैवल करते हुए, मीटिंग लेनी है, कुछ काम करने हैं, तगड़ा बैकअप है। बाकी बैकअप आपके यूसेज पे भी वेरी कर सकता है। बाकी हाँ तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा अगर गेमिंग वेमिंग करने लगे तो गेमिंग अप्रोक्सीमेटली 1 hour 20 minutes के आसपास तक ही चला था विद 1200p रेजोल्यूशन और जो भी हमने गेम्स वगैरह टेस्ट करे। बाकी रेजोल्यूशन थोड़ा कम करोगे, ब्राइटनेस हो गई, ईयरफोन यूज कर रहे हो, वाईफाई से कनेक्टेड है, बहुत सारी चीजें वेरी करती है। 1 से 1.5 घंटे का बैकअप आप निकाल सकते हो गेमिंग पे भी इसका। विंडोज लैपटॉप में यहाँ तो फायदे हो जाते हैं। और जो 200 वॉट का चार्जर आता है उससे फास्ट चार्जिंग होती है, 24 मिनट्स में 50% तक चार्ज हो जाता है, लेकिन 100% तक जाने में 1 hour 39 मिनट्स के आसपास लगे, तो मतलब चार्जिंग स्पीड वगैरह भी अच्छी है। देन आगे छेद, सॉरी मतलब पोर्ट्स। यहाँ पे राइट साइड में USB 3.2 Gen 2 टाइप A पोर्ट एक है, USB 3.2 Gen 2 टाइप C पोर्ट एक है जिसमें DP 2.1 का सपोर्ट है, 4K 240 हर्ट्ज तक का आउटपुट जो मॉनिटर हमारे पास है हम टेस्ट करके देख रहे थे। इस पोर्ट में कोई भी PD का सपोर्ट नहीं है। एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिल जाएगा जिसमें 1 TB तक का SD कार्ड आप डाल सकते हो। ये वाला SD कार्ड स्टोरेज एक्सपेंशन में भी काम आता है। बहुत सारे लोग यूज करते हैं कि SSD नहीं लगवानी, छोटा मोटा कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह या चीजें डाउनलोड करके उसमें रख रखे तो SD कार्ड वगैरह ले लेते हैं। देन लेफ्ट साइड में पावर इनपुट पोर्ट, एक HDMI 2.1 का पोर्ट जिससे भी 4K 240 हर्ट्ज तक आउटपुट मिल रहा था और एक USB 4 टाइप C पोर्ट जिसमें फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर तो मिलेगा ही और 100 वॉट की पावर डिलीवरी का भी सपोर्ट है। तो उसका 200 वॉट का चार्जर नहीं उठा के घूमना, आपको नहीं परफॉर्मेंस वाले टास्क करने तो नॉर्मल 100 वॉट का टाइप C चार्जर जो फोन चार्ज करने के लिए काम आता है उससे आप लैपटॉप चलाओ आराम से और लैपटॉप चार्ज भी कर सकते हो। एंड यस इससे डिस्प्ले आउटपुट भी हमारे को मिल जाएगा अप टू 4K 240 हर्ट्ज और सबका आउटपुट iGPU से ही है क्योंकि डेडिकेटेड GPU वाला कोई सीन ही नहीं है ना, तो वही AMD Radeon 8060S एंड USB 3.2 Gen 2 टाइप A पोर्ट एक और एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो। देन आ जाता है कीबोर्ड। यहाँ पे 14 इंचेस का लैपटॉप है तो स्मॉल साइज कीबोर्ड आपको मिलेगा। टाइपिंग एक्सपीरियंस बढ़िया है। यहाँ पे पावर बटन और ऊपर जो कंट्रोल बटन है वो सेपरेट है जिसमें आर्मरी ग्रेड, म्यूट अनम्यूट, वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए की हो गई और कोपायलट प्लस की काफी बड़ी बड़ी दे रखी है और सिंगल कलर बैकलाइट कीबोर्ड है, व्हाइट कलर की लाइट मिलती है, 3 लेवल्स ऑफ एडजस्टमेंट है जिसको आप ऑफ भी कर सकते हो एंड 1.7 mm का की ट्रैवल मिलता है। ओवरऑल टाइपिंग एक्सपीरियंस अच्छा है। देन आ गया ट्रैक पैड, 14 इंचेस लैपटॉप के हिसाब से भाई अच्छा है, प्रीमियम ग्लास टच पैड हमारे को मिलता है, सारे विंडो जेस्चर को सपोर्ट करता है और चलाने में बढ़िया। देन कमिंग ऑन टू द डिस्प्ले, 14 इंचेस की IPS डिस्प्ले मिलती है इसके अंदर, 2.5 के रेजोल्यूशन है, 2560 by 1600, 16:10 एस्पेक्ट रेशियो है। यस ऑब्वियसली एंटी ग्लेयर पैनल है, 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड साथ में फ्री सिंक प्रीमियम को भी सपोर्ट करता है फॉर वेरिएबल रिफ्रेश रेट एंड कलर गैमेट हमने टेस्ट किया 98% RGB, 75% Adobe RGB एंड 77% P3 कलर गैमेट निकल गया और ब्राइटनेस भी 444 निट्स तक की निकल गई। बट एक चीज मेरे को फील हुई, HDR का सपोर्ट नहीं है। जिस प्रीमियम रेंज का ये लैपटॉप है उसके हिसाब से HDR होना चाहिए था, फिर उसमें ब्राइटनेस पुश भी थोड़ा ज्यादा होता। एंड डिस्प्ले एक्सपीरियंस की अगर बात करूं, कलर एक्यूरेसी अच्छी है, कलर ग्रेडिंग वाले टास्क करने हैं इन फोटोज एंड वीडियो वो बढ़िया है, मल्टीमीडिया वगैरह आप देखते हो किसी भी एनवायरनमेंट में यूज करते हो डिसअपॉइंट नहीं करती डिस्प्ले, मतलब ओवरऑल डिस्प्ले इज गुड। एंड इवन जैसे बेजल वगैरह भी मैं देख रहा था भाई काफी पतले दुबले से है, लेफ्ट राइट से दो इतने पतले पतले बेजल है, इवन टॉप भी, तो एक्सपीरियंस डिस्प्ले का अच्छा रहता है। एंड भाई स्पीकर्स, वॉटेज तो ब्रांड ने मेंशन नहीं करी बट स्पीकर की एक बार आवाज सुनो।
काफी फुलफिलिंग सी, थम्पी सी और काफी बढ़िया आवाज है। स्पीकर डिसअपॉइंट नहीं करते और डाउन फायरिंग वाले स्पीकर है तो फ्लैट सरफेस पे अच्छी आवाज आएगी और साथ में डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है। तो एक्सटर्नली कोई बड़ी साउंड बार डॉल्बी एटमॉस के मजे लेने, बड़ी स्क्रीन से अपना लैपटॉप कनेक्ट करके मूवी एंजॉय कर रहे हो तो वहां पे फायदा मिलेगा। और ये है इसका वेबकैम और माइक भी लैपटॉप का यूजर है। जो नॉर्मल लाइटिंग कंडीशन है जिसमें मैं शूट कर रहा हूं उसमें आप सैंपल चेक कर सकते हो। और ये 1080p 30 fps वाला वेबकैम है तो क्वालिटी का अंदाजा लगाओ और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर करो भाई साहब। और इसके अंदर विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स भी मिल जाते हैं लाइक ऑटोमेटिक फ्रेमिंग, आई कांटेक्ट एंड बैकग्राउंड इफेक्ट्स आल्सो। वैसे इसके अंदर माई एसूस ऐप है जिसके अंदर आपको नॉइस कैंसलेशन के डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं लाइक रॉ 360 रिकॉर्डिंग, ऑथेंटिक मोड, सिंगल प्रेजेंटर जहां पे सिर्फ आपकी वॉइस सामने वाले को सुनाई देगी, मल्टीपल चीजें जो प्रोफेशनल यूजर्स को टारगेट करने वाले हैं। एंड इवन नॉइस कैंसलिंग स्पीकर पे भी आप सेट कर सकते हो कि अगर सामने वाले की तरफ से ज्यादा नॉइज आ रही है और आपको उसकी सिर्फ आवाज सुननी है वो भी आप कर पाओगे। और बाकी आर्मरी क्रेडिट सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा हमारे को मिल जाता है। यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेटिंग मोड्स आ जाएंगे नीचे, बाकी सारे स्टैट्स वगैरह हो गए और उसके अलावा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में ये सारे ऑप्शंस हो गए एंड मेमोरी आप एलोकेट कर सकते हो जो मैं आपको बता रहा था अप टू 24 GB तक आप एलोकेट कर सकते हो। हम गेमिंग में अलग अलग एलोकेशन टेस्ट भी कर रहे थे, 8 GB बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड काम कर रहा था। बाकी वेरी कर सकता है फ्यूचर गेम्स वगैरह के ऊपर, तो ये अपने हिसाब से बंदा ट्वीक कर सकता है। एंड लाइटिंग वगैरह हो गई जिसके अंदर आप इसके डिफरेंट इफेक्ट्स वगैरह सेट कर सकते हो कीबोर्ड के ऊपर और रिसोर्स मॉनिटरिंग कर सकते हो। एंड बाकी उसके अलावा हमारा आर्मरी ग्रेड एज इट इज है जैसे अदर एसूस लैपटॉप्स के अंदर होता है। और आजकल लैपटॉप्स में ना चैटबॉट्स वगैरह इंस्टॉल्ड आते हैं। इसके अंदर ना एक वर्चुअल असिस्टेंट है जो मेटा लामा 3 मॉडल पर ट्रेंड है और इसके अंदर हमारे को 2 मोड्स मिलते हैं, एक नॉर्मल चैट मोड और एक ओमनी चैट मोड। नॉर्मल में तो आप वही है कुछ अपना काम करवाना हो, अपना वाईफाई ऑन करवा लिया, स्टेप्स वगैरह पूछ सकते हो, हिंदी में बातचीत कर सकते हो। वजह से हिंदी में बोलोगे HTML एंड CSS लैंडिंग पेज बना दे तो वो बना देता है एंड काफी क्विक रिस्पॉन्स है। और ये पूरा ना ऑन डिवाइस चलता है, जैसे वाईफाई हमारा ऑफ था आप देख सकते हो अभी भी काम कर रहा है। एंड इसी से पता लगता है कि लैपटॉप जितने AI रेडी होते जा रहे हैं ना एंड अब उन रिसोर्सेज को चलाने के लिए लोकली भी ब्रांड्स को सॉफ्टवेयर डालने चाहिए और वो आ भी रहे हैं। एंड जिसका ओमनी मोड है ना उसमें थोड़ा हंसी मजाक, थोड़े क्वर्की से रिप्लाई मिलते हैं। और एक इसके अंदर लाइब्रेरियन मोड भी है जो नाम से पता लग रहा है कोई फाइल अपलोड करो उसकी समरी बताता है, जैसे कोई PDF वगैरह हो गई उसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो। प्लस ये डॉक फाइल एंड इवन PPT तक को भी एनालाइज कर लेता है जो मेजर चैटबॉट्स नहीं कर पाते। तो भैया एग्जाम के टाइम पे एकदम तैयारी वारी करनी हो, एकदम एक रात में एकदम क्रैश कोर्स मारना हो तो लैपटॉप आपका साथ दे देगा वहां पे। और एक ट्रांसक्रिप्शन एंड समराइजेशन का फीचर भी है, अगर आप कोई मीटिंग में हो कुछ ऐसी अदर लैंग्वेज में बात हो रही है तो पूरी ट्रांसक्रिप्ट ये बना देता है एंड उसके बाद उसको ट्रांसलेट कराना हो या समरी आपको चाहिए वो सब भी आपको मिल जाएगी। तो ये होगा Asus TUF Gaming A14 2026 का पूरा रिव्यू। एंड अगर इस लैपटॉप को इंक्लूड करते हैं ना, सबसे पहले जो मेरी ऑडियंस है अगर उसके हिसाब से बोलो, अगर आपका टारगेट सिर्फ गेमिंग करना है, आपको और किसी काम से मतलब नहीं है, तो आप डेफिनेटली गेमिंग लैपटॉप ऑप्शंस देख सकते हो। इवन Asus के Asus ROG सीरीज होगी या TUF A16 सीरीज होगी जो सस्ते रेट में विद डेडिकेटेड GPU बट ऑब्वियसली बड़े भारी भरकम आपको मिल जाएंगे एंड इससे बेटर परफॉर्मेंस दे देंगे गेमिंग के मामले में। हाँ, इसकी अगर प्राइसिंग की बात करूं तो अभी जो एक्सपेक्टेड प्राइसिंग है वो 1.7 या 1.8 लाख के आसपास होने वाली है। प्राइसिंग को देख के इतना चौंकना मत, जो ऑलरेडी लिस्टेड लैपटॉप थे ना सबके प्राइस बढ़ चुके हैं, चेक करो। और रैम SSD की प्राइसिंग इतनी डायनामिक है तो इस लैपटॉप की प्राइसिंग लॉन्च पे क्या होगी वो भी हमें पता नहीं है, तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार आप चेक कर लेना। एंड अल्टीमेटली किनको टारगेट करता है भाई? प्रोफेशनल्स, क्रिएटर्स जिनको वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह चलाना है, ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं, प्रोडक्टिविटी वाले टास्क के साथ साथ ऑफिस वाले काम भी करने हैं, भारी गेमिंग लैपटॉप की तरफ नहीं जा सकते बट थिन एंड लाइट में उनका काम नहीं चल रहा, तो ये बीच में ना स्वीट स्पॉट बन के आते हैं इस टाइप के लैपटॉप। वेट देखो आप 1.5 kg इसका वेट है, PD का सपोर्ट मिल जाता है, रिक्वायर्ड इनफ पोर्ट्स इसके साथ मिल जाते हैं एंड मेजरली द फॉर्म फैक्टर। तो ये उस टाइप के यूजर्स को टारगेट करता है। साइड बाय साइड अगर गेमिंग करनी है तो उसकी परफॉर्मेंस मैंने आपको दिखाई दी, प्लस बैटरी पे अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है बीइंग x86 आर्किटेक्चर लैपटॉप। वरना आर्म वाले लैपटॉप लेते तो उसके अंदर फिर कंपैटिबिलिटी का काफी इशू रहता है एज ऑफ नाउ। तो ये मशीन ओवरऑल किन यूजर्स के लिए आप समझ गए होंगे। बाकी स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, फीडबैक है, कमेंट सेक्शन भर सकते हो। किसी लैपटॉप के साथ कंपैरिजन चाहिए डेडिकेटेड, जो मैं समझ रहा हूं आप क्या चाहते हो, कमेंट सेक्शन भर डालो, वीडियो जल्द मिल जाएगी। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।